सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट में भरपूर स्वागत करता हूं। आज 19 अक्टूबर 2022 से हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स। क्या है महत्वपूर्ण खबर आज के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप UPSC, स्टेट PSC जैसे सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए। यदि आप SSC, बैंकिंग, रेलवे, अग्निवीर सेना भर्ती जैसी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा डेली का करंट अफेयर्स आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। यदि आपने KBC सीजन 14 में कौन बनेगा करोड़पति में करोड़पति बनने का सपना सजोए हैं तो हमसे जुड़िए। मैं आपको एक बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। और मैं आपको एक बता दूं कि 17 अक्टूबर 2022 से जूनियर KBC के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आपके घर परिवार समाज में कोई ऐसा बच्चा है जो प्रतिभावान है तो आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए सोनी लिव ऐप और रजिस्ट्रेशन कीजिए कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 में। 7 करोड़ रुपए से ऊपर 7.5 करोड़ रुपए जीतने का मौका है आपके पास, तो ये चांस मत गवाइएगा। हाँ, एक बात बता दूं दोस्तों कि KBC रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। रजिस्ट्रेशन से लेकर हॉट सीट तक सब आपके ज्ञान के आधारित पहलू पे आपको सब कुछ मिलेगा जो एक व्यक्ति को दिया जाता है। यदि आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, ज्ञान है तो आप जाइए KBC में और ट्राई कीजिए अपने भविष्य को। आज का अपना पहला सवाल है कि किस राज्य में मानव बलि और व्यापार का मामला सामने आया है? केरल, तमिलनाडु, नागालैंड, मिजोरम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। केरल में 2 महिलाओं की बलि, उसके बाद उनके डेड बॉडी के व्यापार का मामला सामने आया है, जिसमें मानव बलि को मार के उनके मांस को एक्सपोर्ट करने का मामला सामने आया है। तो ऐसे में केरल राज्य सुर्खियों में था और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी ने तत्काल इस संगीन अपराध को गंभीरता से लेते हुए इस पर एक कमेटी का गठन कर दिया है जो जांच चल रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने खोंड जनजात में व्याप्त शिशु बल जो दी जाती थी उस पर पहले ही रोक लगा दी थी, जबकि भारत में ऐसा कृत्य करना एक संगीन और अक्षम अपराध माना गया है। बात अगर केरल की आई दोस्तों, थोड़ा केरल पे चर्चा कर लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग का जब गठन किया गया था उसी समय केरल की भी स्थापना हुई थी, क्योंकि इसमें 14 राज्यों की स्थापना की गई थी। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिनरई विजयन साहब हैं। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं यहाँ के जो सुर्खियों में रहते हैं। भाषा मलयालम बोली जाती है। विधानसभा में 141 सीटें हैं, लोकसभा में 20 और 9 लोग चुन के जाते हैं राज्यसभा में केरल से। केरल ने अपने राजकीय पशु हाथी को बनाया है जो दक्षिण भारत में काफ़ी भारी मात्रा में पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी को राजकीय पक्षी बनाया है केरल ने। अब उनके यहाँ पाए जाने वाले व्याप्त मात्रा में नारियल राजकीय वृक्ष है, जबकि गोल्डन सावर ट्री इनका राजकीय पुष्प है। केरल में कई नेशनल पार्क पाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, जैसे इराम्बीकुलम नेशनल पार्क ये आपको इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये आपको पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। पंपदुम 16 ये भी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, मार्थ केटन 16 इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में और अनाईमुड़ी 16 जो है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। तो अधिकतर जो नेशनल पार्क वो इडुक्की में हैं, सिवाय साइलेंट वैली को छोड़ के, क्योंकि पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है। 2 नेशनल पार्क आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे। टोटल देश में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या जो है 18 है। सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था जो आपको केरल में ही मिलेगा। तो नीलगिरी और अगस्त्यामलाई 2 बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे आपको। इसके अंदर अगस्त्यामलाई के अंदर केरल के कुछ क्षेत्र आते हैं, कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र आते हैं। अब सवाल पूछने की जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। कई सालों से UPSC सवाल पूछता है। यहाँ से UPSC में सवाल आया था आई थिंक 2020 के आसपास कि अगस्त्यामलाई में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल नहीं है या कौन सा टाइगर रिजर्व शामिल नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब सीधा सवाल पूछना बंद कर दिया है कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनके अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क होते हैं उस पर सवाल किए जा रहे हैं। तो अगस्त्यामलाई में दोस्तों पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट आता है। वेस्टर्न घाट जो आपको गोवा से नीचे वाला क्षेत्र मिलेगा वो आते हैं, इसके ऊपर वाला नहीं आता।
और इसके अलावा बात करूँ केरल के एक नैयार और पय्यारा शेरगुनी 2 वन्यजीव अभ्यारण्य ये आते हैं। तमिलनाडु का जो आपका कलक्कड़ है वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके अलावा मुंडन थुराई नेशनल पार्क, वो टाइगर रिजर्व का नाम आपने सुना होगा, तो मुंडन थराई जो टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, वो भी अगस्त्यामलाई में आता है, तो याद रखिएगा आप। इसके अलावा जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया था, घोषित किया गया था। दोस्तों, अगर आपसे पूछते हैं कि नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन कौन से टाइगर रिजर्व आते हैं, तो एक तो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य आता है। मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगा। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में है, ये भी आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगा। नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में है, ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आएगा। इसके अलावा नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य और मुखवर्ती वन्यजीव अभ्यारण्य साइलेंट वैली जो पड़क्कर में मिलेगा आपको केरल में, वो भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। तो ये बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल हैं। आप इसे गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं, हमने संक्षिप्त जानकारी आपको दी है। केरल में प्रमुख झील है जो आपसे बार बार पूछी जाती है, जैसे साइलेंट वैली है तो सब जानते हैं वो घाटी है, लेकिन वेम्बनाड झील पूछा जाता है आपसे कहाँ है, देन यू हैव टू से दैट केरल। पेरियार झील भी केरल में मिलेगा और फुककोट झील भी आपको केरल में मिलेगा। दूसरा सवाल है दोस्तों कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने मेटावर्स आधारित शॉपिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया होती है, और हाल ही में आपने नाम सुना होगा कि फेसबुक का नाम चेंज करके मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स कर दिया है। तो मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया होती है जहां आपके परे आपको देखने को मिलेगा, आप कहीं भी रहते हैं, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। तो इस तरह मेटावर्स आधारित शॉपिंग प्लेटफॉर्म की किसने शुरुआत की है? अमेजॉन ने, फ्लिपकार्ट ने, या मीशो ने, जियो मार्ट ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट, जो एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर की थी। इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिलेगा। हालांकि फ्लिपकार्ट को बाद में जो अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट है उसने खरीद लिया था, और इसके जो सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में फ्लिपकार्ट के, वो कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। बात अगर अमेरिकन कंपनी अमेजॉन की जाए तो बेजोस साहब को नाम जानते होंगे। तो अमेजॉन कंपनी की शुरुआत जेफ बेजोस के द्वारा की गई थी, और प्रेजेंट टाइम इसका जो मुख्यालय आपको मिलेगा वो यूएसए में मिलेगा, क्योंकि कंपनी वहीं की है। जबकि मीशो अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी एक कॉमर्स कंपनी बनी, हाल में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जियो मार्ट जो है ये रिलायंस के जियो का एक पार्ट है। अपना तीसरा सवाल है दोस्तों कि मैन बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि को किया गया है, या सेहन करुणारत्ने को, अरुंधति राय को, या अमिताभ भट्टाचार्य को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो सेहन करुणारत्ने हैं उन्हें सम्मानित किया गया है मैन बुकर पुरस्कार 2022 से। जबकि गीतांजलि जी की बात करें तो इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो होता है उससे सम्मानित किया गया है, ये भारत की हैं। जबकि सेहन करुणारत्ने जो ये श्रीलंका के हैं। बात अगर मैन बुकर पुरस्कार की बात की जाए दोस्तों, तो 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यूके जो होता है लंदन, वहाँ इसका स्थापना हुई थी, और इंग्लिश भाषा में योगदान देने के लिए मैन बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। देश में जो अरुंधति राय जिसकी हमने बात की है, इनको 1997 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। और अगर आपसे पूछे कि अरुंधति राय को किस के लिए दिया गया था, तो उनकी एक नॉवेल आई थी द गॉड ऑफ स्माइल थिंग। अरुंधति राय की एक नॉवेल आई थी द गॉड ऑफ स्माइल थिंग, उसके लिए 1997 में इनको मैन बुकर पुरस्कार 2000 से सम्मानित किया गया था 1997 में। और अगर आपसे पूछे कि अरुंधति राय के अलावा और किसी को दिया गया था, तो जी हाँ, 2006 में किरण देसाई जी को दिया गया था। किरण देसाई जी को दिया गया था द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस्ट करके एक बुक थी, उसके लिए दिया गया था। तो किरण देसाई और अरुंधति राय दो ऐसे भारतीय हैं जिनको
मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। जबकि गीतांजलि जी की बात करें तो इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया 2022 में। दरअसल जो मैन बुकर पुरस्कार है ये 2006 से 1969 से दिया जाता है, जबकि इंटरनेशनल जो बुकर पुरस्कार है वो 2004 से स्टार्ट की गई। अब दोस्तों सुर्खियों में था पीएम श्री योजना। ये किससे संबंधित है आपको बताना है, कृषि से, शिक्षा से, स्वास्थ्य या चिकित्सा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा से संबंधित है पीएम श्री योजना। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि देश में हर ब्लॉक में पीएम श्री के तहत स्कूल की स्थापना की जाएगी और लगभग 14,50,000 स्कूलों की स्थापना की जाएगी इसमें। और ये स्कूल हमने कहा हर ब्लॉक में स्थापित किए जाएंगे। और स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जो श्री का जो पूरा नाम है वह स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसलिए इसको श्री कहा जाता है। और इस योजना की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने जून 2022 में की थी। और जो आप शिक्षा आपको पता है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, तो वास्तव में धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी पहल की थी। तो पीएम श्री योजना जो है ये शिक्षा से संबंधित है। अपना 5वां सवाल है दोस्तों कि सावित्रीबाई किशोरी योजना किस राज्य ने शुरू की है। ए महाराष्ट्र ने, बी छत्तीसगढ़ ने, सी झारखंड ने या डी उड़ीसा ने। तो महाराष्ट्र ने सावित्रीबाई किशोरी स्त्री योजना की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है वो शिवसेना की है। अब शिवसेना दो भागों में डिवाइड हो चुकी है। एक तो उद्धव ठाकरे का गुट है जो फॉर्मर सीएम थे, और एक एकनाथ शिंदे जी का जो प्रेजेंट टाइम में सीएम है। तो एकनाथ शिंदे जी को मिला है, चुनाव आयोग ने दिया है तलवार और ढाल, जबकि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के उसको मिला है जलती हुई मशाल। तो ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, इसको मत भूलना। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने इनके चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। और क्योंकि जो अंधेरी है वहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं और एक ही सीट पे दो लोग एक ही चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए इसको रोक लगा दी और जो इनका तीर धनुष चुनाव चिन्ह था पहले का उसको फ्रीज कर दिया और उद्धव ठाकरे जी को जलती हुई मशाल, एकनाथ शिंदे जी को तलवार और ढाल दिया। महाराष्ट्र जहाँ बहुत सारे आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, जैसे नवेगांव नेशनल पार्क मिलेगा, गूंगाबल नेशनल पार्क मिलेगा, संजय गांधी नेशनल पार्क आपको मिलेगा वहाँ पे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में इनकी संख्या आपको मिलेगी 40 टोटल। सबसे बड़ा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, सुंदरवन आपको मिलेगा जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा मैं बात करूँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको मिलेंगे। 1983 में जब सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट की शुरुआत हुई भारत में, तो महाराष्ट्र में अजंता जो गुफा है, इसके अलावा एलोरा गुफा और एलिफेंटा, इन दोनों को अजंता एलोरा को 1983 में, जबकि 1987 में एलोरा को दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो घोषणा करता है वो यूनेस्को करता है, जिसकी स्थापना 15 नवंबर 1946 को की गई थी। और जो आपका यूनेस्को है उसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और पेरिस में मिलेगा आपको एफिल टावर।